आदाब, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ और आज की हेडलाइंस आपके होश उड़ा देगी। मिडल ईस्ट की हालत इतने संगीन हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी हुई है, जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। सवाल ये है कि ईरान, गाजा, लेबनान, इजराइल और यूएसए के बीच लगातार बढ़ रहे इस तनाव का क्या अंजाम होगा और क्यों इसे बढ़ाना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका। हिजबुल्लाह की सरहद पर बढ़ती फौजी तैयारियों से लेकर इजराइल के भीतर नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तक हर एक पहलू पर इस खबर में नजर डालेंगे। जहां सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की, जहां ईरान का सख्त रुख आईआरजीसी के कमांडर इस्माइल कानी ने हाल ही में एक तकरीर में इजराइल को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर इजराइल ने अपनी हरकतें जारी रखी तो उसका वजूद खत्म कर दिया जाएगा, नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये कोई मामूली बयान नहीं है दोस्तों। आज के वक्त में इस्माइल कानी, जो कासिम सुलेमानी की मौत के बाद आईआरजीसी की कमान संभाल रहे हैं, उनका ये बयान इस बात का साफ इशारा है कि ईरान अब इजराइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह और बाकी मुस्लिम इत्तेहाद भी जंग में शामिल हो सकते हैं, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ धमकी है या वाकई ईरान कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, जो कि कानी को लेकर के तस्वीर बनाई गई। वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं कि गाजा के हालात, अगर हम गाजा की बात करें तो हालत काबू से बाहर हो चुके हैं। इजराइल की फौज ने हाल ही में गाजा पर बड़ा हमला किया। हमलों का मकसद हमास को पूरी तरह तबाह करना बताया जा रहा है, लेकिन हमास भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ है। जवाबी हमले साल भर से लगातार जारी हैं और इस जंग में मरने वालों की तादाद दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, जो कि मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस जंग में कोई सुलह का रास्ता निकलेगा या फिर गाजा के लोग हमेशा इसी हिंसा के साए में जिएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन जैसी तंजीमें बार बार इजराइल को अपने हमलों को रोकने के लिए कह रही हैं, मगर नेतन्याहू के दिमाग पर सनक सवार है। उनकी हुकूमत पर इसका कोई असर पड़ नहीं रहा। तो वहीं हम इसमें तीसरी खबर की अगर बात करें तो लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपनी फौजी तैयारियों को बढ़ा दिया है। लेबनान की सरहदों पर हिजबुल्लाह की तैनाती और उनके लीडर हसन नसरल्लाह का हालिया बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत से जवाब देगा, और अगर इजराइल अंदर घुस करके आना चाहता है तो आए। हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं वो भी इजराइल के अंदर एंटर हो सकते हैं। हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी हमेशा से गुरिल्ला वॉरफेयर पर आधारित रही है। ईरान की मदद से उनके पास मिसाइलें और जदीद हथियार हैं और ये जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहेगी। अब ये देखना होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये तनाज़ा कब तक इसी तरह जारी रहेगा और किस हद तक जा सकता है और कहां जा करके ये क्लैश एक बड़ा विस्फोट लेने जा रहा है। जहां चौथी खबर हम खास तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल के अंदरूनी हालात, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। इजरायली अवाम अपने वजीर आजम के खिलाफ फैसलों से नाराज है। उनकी नई जुडिशल रिफॉर्म पॉलिसी और मिडल ईस्ट में जंग छेड़ने की सियासत पर विरोध बढ़ता जा रहा है।
इस सियासी हलचल के चलते क्या नेतन्याहू का मुस्तकबिल खतरे में है? क्योंकि मैंने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर इस जंग के बीच में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर ये एहतजाज और बढ़ते हैं तो इजराइल के अंदर सियासी स्थिरता पैदा हो सकती है। ये मौका उनके दुश्मनों के लिए फायदा उठाने का हो सकता है। इस वक्त नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर भारी दबाव है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग का दायरा तब तक बढ़ा करके रखना चाहता है जब तक वो महफूज रहेगा। तो वहीं पांचवी खबर देख सकते हैं कि यूएसए का दखल हो चुका है। अब बात करते हैं उस कौम की जिसका मिडिल ईस्ट में हमेशा से ही दखल रहा है, यूएसए। बाइडेन प्रशासन इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर दूसरी तरफ यूएसए खुद भी इस तनाज़े में शामिल हो चुका है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने इजराइल के लिए अपनी मिलिट्री मदद और बढ़ा दी, जिसके बाद से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये तो बात हुई कि भैया हम जुल्म देख नहीं सकते, हम इसे रोकने का काम कर रहे हैं, पर पीछे से हथियार देंगे कि मारो इन्हें। वहीं छठी खबर आप देख सकते हैं कि रशिया और चाइना की चालें भी कामयाब हो रही हैं मिडल ईस्ट में, जहां एक तरफ यूएसए और उसके हामियों का दबदबा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह को रशिया की तरफ से फौजी मदद मिलने की खबरें भी आ रही हैं, जहां चाइना का मकसद मिडल ईस्ट में अपनी इक्तिसादी और सियासी असर को बढ़ाना है, जिसमें अमेरिका का वजूद खतरे में है। ये वो सियासी खेल है जिसमें हर कौम अपने मफादात के लिए मिडल ईस्ट में दखल दे रही है। आने वाले दिनों में और गहरा हो जाएगा। सवाल अब यह है कि इस खेल का अंजाम क्या होगा? क्या मिडल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा या फिर कोई सुलह का रास्ता निकलेगा, जिसके कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं? और इसको अगर बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो है सिर्फ दो शख्स। एक शख्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपनी सत्ता और गद्दी को बचाने के लिए जंग के दायरे को बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ है जो बाइडेन, जो बेंजामिन नेतन्याहू को रोक सकते हैं पर रोकेंगे नहीं, हथियार देंगे मुसलमानों के नरसंहार करने के लिए, फिर दुनिया के सामने ये इमेज बनाएंगे, दिखाएंगे कि साहब देखिए हमने तो कोशिश की। पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रुक रहा। और अगर दोस्तों इस जंग में आज अमेरिका इजराइल के सर से अपना हाथ खींच ले, उसे हथियारों की सप्लाई देना बंद कर दे, तो इजराइल का वजूद भी मिटने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका अपने दम पर कोई भी जमीनी जंग आज तक जीत नहीं पाए हैं। एक इतिहास है और उस इतिहास के अगर बात करने बैठूं तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। पर ताजा उदाहरण आप लोगों को देखना चाहिए, अफगानिस्तान जिसके अंदर घुसी अमेरिका सैनिक, दुनिया भर की सारी फौजें घुसी और ये कहते हुए कि हम तालिबान को खत्म कर देंगे। 21 साल बाद बेरंग हो करके, लात मार करके अफगानिस्तान की सरजमी से तालिबान ने भगाया और ये तस्वीर दुनिया बखूबी देख चुकी है, समझ चुकी है कि अगर बात ईमान पर आ जाएगी, वजूद पर आ जाएगी, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है जो उसे मिटाने की कोशिश कर रहे होते।